नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज का जो टॉपिक है, आज उपभोक्ता संतुलन का, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। मतलब चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगी, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का। तो आज का जो टॉपिक है हम शुरू करेंगे बजट लाइन से एंड शिफ्ट इन बजट लाइन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बजट स्लोप पढ़ेंगे। बजट स्लोप क्या होता है, शिफ्ट इन बजट लाइन में क्या क्या है, किसके वजह से होता है, प्राइस के कारण से होता है, चेंज इन इनकम के कारण से होता है, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमल चॉइस, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी अप्रोच विथ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। दोनों के बीच में जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बजट लाइन। तो बजट लाइन किसको बोलते हैं? बजट लाइन क्या होता है, किसी भी कंज्यूमर है उसके पास एक आय, उनका आय इनकम होता है। उस इनकम से वो चाहता है कि जो उसके पास कुछ प्राइस होती है वस्तु की, उस वस्तु की प्राइस में, उस आय में वो चाहती है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि उसको मतलब अधिक से अधिक जो है उपयोग हो उनके लिए। तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए जो है एक हमारा बजट लाइन है। बजट लाइन में हम लोग इसका एक इक्वेशन है। इक्वेशन ये है, मान लीजिए पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स है ना। एक्स जो है क्वांटिटी ऑफ एक्स है, और क्वांटिटी वाई का जो है प्राइस वाई है, और क्वांटिटी जो है वाई है। ठीक है। एम क्या है? एम इज द इनकम। ये है इनकम, ये इनकम है। तो इनकम जो होना चाहिए, इनकम के या तो बराबर होना चाहिए हमारी जो एक खर्चा जो होगा, या तो उससे कम होनी चाहिए। तो प्राइस ऑफ एक्स का जब हम लोग बात करेंगे, जैसे एक्स का क्वांटिटी ये है, वाई की क्वांटिटी ये है, ठीक है। अब इस क्वांटिटी में जब हम देखेंगे तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू लेसर और इक्वल देन एम। एम इज द इनकम। इनके जो ये इक्वेशन सेटिस्फेक्शन करना चाहिए पर बजट लाइन के लिए। ठीक है, ये बजट लाइन का इक्वेशन है, बजट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि बजट लाइन का जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का क्या तरीका है? आपको पता है कि स्लोप ये है, ये स्लोप होगा। इस स्लोप को निकालने के लिए क्या है, अगर हम इसको ऐसे लेंगे, इसमें जैसे कि ये हो गया डेल्टा एक्स हो गया, ये डेल्टा वाई हो गया, है ना। इस एंगल को निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा। स्लोप हम निकालते हैं इसका, आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे, है ना। मैं निकाल के दिखाता हूँ। पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर, ये इक्वेशन है इसका। अगर बराबर एम लेते हैं तो हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन जो वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इंटू 1 हो जाएगा प्लस पी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्थिर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पी एक्स बाई पी वाई हो जाएगा। अब इसको कर देंगे, मॉड में कर देंगे माइनस पी एक्स बाई पी वाई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बराबर पी एक्स बाई पी वाई। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है ये हमारा स्लोप है, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन जो हो जाएगा ये पी एक्स बाय पी वाई होगा, मतलब प्राइस का रेशियो होगा, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग ने दोस्तों यहाँ पर बजट स्लोप निकाला, इसका स्लोप क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। अब बजट लाइन में शिफ्ट कैसे होगा, बजट लाइन में शिफ्ट किन कारणों से होता है, इनका कारण का एक तो है बजट लाइन में, जैसे कि प्राइस फैक्टर है। अगर प्राइस चेंज होगा, है ना, प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा कि इसका बजट लाइन में शिफ्टिंग होगा। अगर इनकम में चेंज होगा, हाँ आप फॉर्मूला में देखिए, इनकम में चेंज होगा तो फिर बजट लाइन चेंज होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बजट लाइन में किस तरह से प्राइस में जो है चेंज होने के कारण से बजट लाइन में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लेते हैं, एक बजट लाइन बनाते हैं। ये हमने बजट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये भी हो गया, ये 0 हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अगर हम माने कि क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है, एक्स क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये क्वांटिटी ऑफ वाई है। अब ये हम मानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स का जो प्राइस है,
प्राइस का कम हो गया, तो कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो उपभोक्ता कंज्यूमर है वो ज़्यादा सामान को खरीदेगा। अब ये से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, B1 हो गया, ये सपोज B1 हो गया। तो अब क्या है कि इसी जो इसका जो इनकम है, इस इनकम में क्या होता है कि अगर प्राइस इसका घटता है तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है प्राइस किस में कमी होगा, प्राइस इसमें एक्स में प्राइस कम हो रहा है, तो रिड्यूस प्राइस में हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस में अगर कमी हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है, तो क्या होगा कि ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ए से B1 में हो जाएगा। अब ये ग्राफ ये हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर सेम अगर हम लोग कहेंगे, अगर जो है प्राइस में अगर ये एक्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जैसे पहले ए और बी था, अब इसका घट के ये B1 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अब सामान कम खरीदेगा आदमी, ये बी है तो ये B1 हो गया, ठीक है। तो इधर से ग्राफ जो है संकुचित हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम वे में अगर हम जब बात करेंगे, जब एक्स में बात करेंगे कि जब प्राइस अगर वाई का जो है कम होगा तो क्या होगा, प्राइस वाई का अगर कम होगा तो क्या होगा, ये भी अगर मान लीजिए बजट लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस वाई का अगर कम होगा तो क्या होगा, अब हम क्या है कि वाई में जो है ज़्यादा खरीद सकते हैं, ये 1 कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम वाई को जो है ज़्यादा हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हम उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा इसमें बजट लाइन में। और फिर अगर वाइस वर्सा अगर आप देखिएगा कि जब प्राइस में है वाई ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर ये मान लीजिए कि ये बी है तो ये A1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिडक्शन इन प्राइस जो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई होगा तो फिर ये संकुचित हो जाएगा, नया जो कर्व बनेगा BA1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकम के वजह से कैसे ग्राफ का क्या होता है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। सपोज इनकम जो है पहले था M था, उसका M1 हो गया, ये ग्राफ है, ये है आपका ग्राफ है, ये और B, ये हो गया, ये B हो गया। अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो प्राइस तो वही रहेगा, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये इनकम बढ़ गया, है ना, ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा तो आदमी जो है मोर क्वांटिटी और ज़्यादा हम सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा मोर क्वांटिटी खरीदना, तो यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट इन जो बजट लाइन होगा। बट ये क्या है कि स्लोप बोथ जो विल रिमेन सेम, जो है स्लोप दोनों का सेम होगा। तो हमने देख लिया दोस्तों कि किस तरह से बजट लाइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस और अकॉर्डिंग टू द इनकम। तो ये दोनों का हम लोग है ना शिफ्ट इन बजट लाइन को हमने देखा, इसका क्या किस तरह का प्रभाव है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिमल चॉइस ये होता है कि जिससे कि हम मतलब एक ऐसा चॉइस हमारा हो जहाँ पर जो है मतलब ये एकदम मैक्सिमम चॉइस हो, मतलब संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप ये कर लीजिए। तो हम लोगों ने याद होगा कि हमने पढ़ा है कि जो है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये आपको बताते हैं ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस मतलब एक अगर ये है कर्व है तो ए और बी दो वस्तुएं हैं तो उसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व, आपको याद होगा ये इंडिफरेंस कर्व जैसे ये है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो है हमारे पास ए और बी का जो है ये कम्बिनेशन है ना, इस पॉइंट पर लो बी सी डी ई, हर पॉइंट पर जो है मतलब सेम होगा, है ना। या तो वाई में कमी होगा तो एक्स बढ़ेगा, ठीक है, अगर एक्स में इधर कमी होगा तो वाई बढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों का जो है सेम, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है। एक तो बजट लाइन, अगर बजट लाइन को आप देखिए ठीक से, ये बजट लाइन है ये और बी, इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। इसको क्या करा, इस इंडिफरेंस कर्व को मान लीजिए इसको ये I1 है, ये I2 है, I3 है, I4 है, I5 है। I2 को ये टच कर रहा है, I2 को टच कर रहा है, तो I2 को टच कर रहा है तो ये क्या है, ये पॉइंट जो होगा ऑप्टिमम पॉइंट हो जाएगा। ऑप्टिमम पॉइंट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट आप ई ले लीजिए, यहाँ पर ई जो होगा पॉइंट ई जो होगा वो होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंज्यूमर्स को ये ऑप्टिमल इनका जो अपना चॉइस है। यहाँ पर अगर I1 इसके नीचे आ जाएगा, अगर नीचे अगर इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होगा कि ये इस पॉइंट पर आएगा, फिर यहाँ से जो है इसका आप ये कह सकते हैं कि जो है इसको सीमांत, जो इसको हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, पढ़े होंगे, इसका जो स्लोप है इसके सब कंपेरिजन में ज़्यादा है ना।
तो इसका प्राइस फैक्टर भी जो है इसका ज़्यादा है। तो यहाँ से लेने से हमें क्या होगा, ये घाटा होगा, क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा कि जो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता से कम प्राइस, सीमांत उपयोगिता जो इतना होना चाहिए वो प्राइस के बराबर होना चाहिए, या तो वो क्या अपना प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इसके नीचे लेंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो ये यहाँ होगा, ठीक है। बट यहाँ का इधर का बात करेंगे, इसके आगे वाला तो ये तो हमारे लिए अप्राप्य है, क्योंकि ये इतना हमारे पास इनकम नहीं है, बजट हमारा उतना है नहीं, तो ये चीज़ें हमारा ये नहीं हो। तो इससे हमारा जो ऑप्टिमल जो होगा चॉइस होगा जो यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लास्ट जो हमारा दोस्त आज का जो है वह है कंपैरिजन है। यूटिलिटी अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से काम करता है, कि इनका अगर हम लोग ज़्यादा यूटिलिटी करते हैं, उपयोगिता ज़्यादा करते हैं किसी चीज़ का, तो देखिएगा सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटते जाता है ना, और एक जो मैक्सिमम जो होता है वहाँ तक ही वो सस्टेन करता है, उससे नीचे जो है ग्राफ जो है नेगेटिव की ओर चला जाता है। और इसमें हमने इंडिफरेंस कर्व में अप्रोच में ये देखा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमने जो है ऑर्डिनल अप्रोच माना है, मतलब क्रमवाचक का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बी जैसे अलग अलग कम्बिनेशन में हम लोगों ने इसको देखा। तो ये अंतर कि इसका जो अप्रोच है यूटिलिटी अप्रोच का कार्डिनल अप्रोच है, और इंडिफरेंस कर्व का जो है ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो है ये अब टोटल यूटिलिटी से बढ़ता जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा घटते जाता है ना। जबकि इसके विपरीत में हम लोग ये देखे हैं कि एक्स और वाई में ये देखे हैं कि एक्स क्या है, कि एक्स में अगर हम लोग जैसे आपने देखा होगा, इसमें देखा होगा जैसे एक्स का अगर हम लोग बढ़ रहा है, ठीक है, तो वाई का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इसको हम लोग अवसर के रूप में भी हम देखते हैं कि त्याग हो रहा है, वाई का त्याग हो रहा है। एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई का घट रहा है, ठीक है, इसमें इस तरह का हो रहा है। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि इसके लिए जो केस होना चाहिए, जो इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर पी एक्स होना चाहिए, उपभोक्ता अगर संतुलन इसमें जब देखेंगे, है ना, तो इसमें एम यू एक्स बराबर पी एक्स होना चाहिए। और अगर दो वस्तु है, मोर देन टू क्वांटिटी है, तो आपने पढ़ा होगा एम यू एक्स बाय पी एक्स बराबर एम यू वाई बाय पी वाई, है ना। ये क्वेश्चन को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। और इसमें जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े थे, जिसका हम लोगों ने स्लोप निकाला था कि पी एक्स बाय पी वाई होता है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है एक चीज़ हम लोग पढ़ना है कि ये साधारण वस्तुओं के मांग के लिए हम लोग इसमें मांग निर्धारित कर सकते हैं यूटिलिटी अप्रोच में, जबकि जो इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच है इसमें साधारण से साथ साथ जो है हमारे गिफिन प्रोडक्ट, जो गिफिन वस्तुएं कमोडिटीज है, उनके लिए भी हम लोग मांग का निर्धारण कर सकते हैं, और प्लस घटिया वस्तु जो है उसके लिए भी हम लोग मांग निर्धारण कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व में। थोड़ा सा इससे ज़्यादा इसमें फैसिलिटी है ना। और क्या है दोस्तों, और बाकी जो है मुद्रा की स्थिर मौद्रिक उपयोगिता की मान्यता पर आधारित है ये, है ना। कीमत में परिवर्तन के आय प्रभाव पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इसमें क्या है कि कीमत प्रभाव के दो भागों में बांटा जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। इसलिए कीमत प्रभाव जो होता है, प्राइस का जो इफेक्ट होता है, वो प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस इनकम प्रभाव दोनों का इसमें है, जोग है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, इसमें कोई आय का पूरी तरह से जो है इसमें स्थिर रहता है, मौद्रिक उपयोगिता की मान्यता पर आधारित है। कीमत परिवर्तन से आय पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा जो होगा मांग सिद्धांत होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आगे वाला चैप्टर जो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा अगर किसी का छूटा हुआ तो पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर मांग सिद्धांत जो है, डिमांड का जो क्या थ्योरी है उसका हम लोग पढ़ेंगे व्यापक रूप से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।